देखिए, जब बात आती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए जन्म पत्रिका में क्या स्थितियां उपस्थित होनी चाहिए और व्यक्ति की, तो उनकी जो साइकी है वो किस तरह से होनी चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन का मतलब शुद्ध हिंदी में कि व्यक्ति ऑलरेडी शादीशुदा है, उसके बावजूद भी उसका रिलेशन बना हुआ है। कई बार ये चीज जो घटित होती है वो बिफोर मैरिज के अट्रैक्शन से भी हो जाती है और कभी कभी ये आफ्टर मैरिज के अट्रैक्शन से भी हो जाती है। अब ये घटना घटने के चांस सबसे ज्यादा कब कब होते हैं, पहले हम टेक्निकल पॉइंट को समझें। यदि व्यक्ति का लगन का लॉर्ड वेल प्लेस्ड ना हो, पहला सूत्र, यदि व्यक्ति के लगन का लॉर्ड वेल प्लेस्ड ना हो। दूसरा सूत्र, व्यक्ति के सप्तम भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में चला जाए, 11वें भाव में चला जाए, 12वें भाव में चला जाए, दूसरे भाव में चला जाए और छठे भाव में चला जाए। सप्तम का स्वामी, फिर से बता रहा हूं, अष्टम भाव में, 11वें भाव में, 12वें भाव में, दूसरे भाव में और छठे भाव में चला जाए। और कब संभावना बनेगी? यदि सप्तम भाव में कोई वक्री ग्रह बैठा हो। अब ये वक्री राहु भी हो सकता है, ये वक्री शनि भी हो सकता है, ये शनि गुरु भी हो सकता है, मंगल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सिंपल वन लाइनर सूत्र लिखना है कि सप्तम भाव में कोई वक्री ग्रह बैठा हो। पुरुष की कुंडली में शुक्र पाप ग्रहों से ग्रसित हो, पुरुष की कुंडली में शुक्र पाप ग्रहों से ग्रसित हो और स्त्री की कुंडली में चंद्रमा और गुरु पाप ग्रहों से ग्रसित। चंद्रमा और गुरु, गुरु जी। चंद्रमा और गुरु जी। पाप ग्रहों से पीड़ित हो। चंद्रमा जितना ज्यादा पीड़ित होता है कुंडली में, उतना ही ज्यादा चांस बनाता है एक्स्ट्रा रिलेशनशिप। या ये कहें कि शुक्र तो खाम खाई बदनाम है, असली खेल चंद्रमा के हाथ में। ये जो एक्स्ट्रा रिलेशनशिप की बात करें या सीक्रेट अफेयर्स की बात करें, इसमें चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल है। जब भी कभी आपको ये चीज देखनी हो तो चंद्रमा का अध्ययन बहुत सूक्ष्म रूप से करना चाहिए। सूक्ष्म रूप का मतलब है तो उसको बड़ा ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा केंद्र बिंदु है। चंद्रमा इन संबंधों का केंद्र बिंदु है। यानी कि फर्स्ट स्टेप जो इनिशिएट करता है इन संबंधों की तरफ, उसका जिम्मेवार चंद्रमा है। अगर किसी का चंद्रमा अलाउड नहीं करेगा ऐसे संबंधों के लिए, वो संबंध डेवलप नहीं होगा। यानी कि
ऐसे संबंधों को अगर हम स्टेप बनाएं तो नंबर 1 पर पहला स्टेप आएगा कि चंद्रमा नंबर 1 पर है। चंद्रमा नंबर 1 पर है, चंद्रमा ग्रीन सिग्नल दे के ऐसे रिलेशन बना लो, तो नेक्स्ट स्टेप क्या देखेंगे? लगन कमजोर है कि नहीं, यानी लंगड़ अगर वेल प्लेस्ड नहीं है। अगर लगन वेल प्लेस्ड नहीं है तो थर्ड स्टेप कौन होगा? थर्ड स्टेप फिर होगा आपका शुक्र ग्रह की पीड़ित होना या गुरु ग्रह पीड़ित होना, और फिर उसके बाद सप्तम भाव में कोई वक्री ग्रह का बैठ, एंड लास्ट सप्तम भाव का लॉर्ड उन स्थानों में बैठना जहां पर मैंने बताया। अब आपको इसी ऑर्डर के अंदर ये चीज समझ लेनी है कि नंबर 1 पे क्या देखना है, नंबर 2 पे क्या देखना है, नंबर 3 पे क्या करना है। और अगर जिसके सारे सिम्टम मिलते होंगे तो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब यहां पर एक ट्रिकी बात है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए साहस की आवश्यकता होती है, क्रेज की आवश्यकता होती है। ये खेल डरपोक आदमियों का नहीं है, ये खेल डरपोक आदमियों का नहीं है। इसलिए उसका साहसी होना बहुत जरूरी है। मतलब ये ग्रह तो गड़बड़ है, पर ऐसा ना हो कि उसका मंगल ही कमजोर हो। अगर मंगल कमजोर हो गया तो फिर वो छिपा छिपा ही फिरेगा, कुछ नहीं होना जाना, और जरा सा भी किसी ने हड़का दिया तो बस फिर वो गायब। तो ये मत कहना कि गुरुजी ने तो कहा था, ये सिम्टम तो मिल रहे हैं पर वो ऐसा कुछ नहीं। मंगल चेक कर लेना एंड लास्ट, यानी ऐसे केस में मार्स इज ए सेवियर, सन इज सेवियर। सूर्य और मंगल दो ही रक्षा करेंगे ऐसी चीजों से। जिसका सूर्य मजबूत हो, यानी कि आत्मा का कारक सूर्य अगर कुंडली में वो मजबूत है, तो व्यक्ति सिद्धांतवादी होने के कारण, न्यायवादी होने के कारण उसमें ये धोखा देने की प्रवृत्ति नहीं होती है। राजा जो है छुप छुप के मिलना पसंद नहीं करता, वो कहता है ठीक है, अगर कोई मुझे पसंद है तो सीधा शादी कर लो, मैं अपने आप सुलट लूंगा, कौन आएगा बीच में। मतलब वो उस दिमाग माइंड सेट का होता है राजा। पर उसको इस तरीके से चीट करना अपने जीवन साथी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो जो भी कार्य करता है वो बिल्कुल खुल करके ही करता है। तो मार्स ऐसे कार्यों को हवा देता है। लाल किताब की भाषा में कहूं, मंगलबद्ध विशेष सहयोगी है ऐसे कार्यों के लिए। तो मैंने आपको ये स्टेप बताए हैं, और ये स्टेप इस तरीके से कोई आपको दूसरा नहीं समझाएगा, वो गोल गोल बनाएगा, और ये स्टेप आप लगा दो, आपको चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। अगर आपको ये सारे स्टेप मिल रहे हैं, मंगल कमजोर है, तो व्यक्ति का वन साइडेड अट्रैक्शन होता है। वन साइडेड अट्रैक्शन का मतलब घर में तो कोई और है और दिल में कोई और है। कि व्यक्ति जिनके प्रति अट्रैक्शन होता है उसको जीवन में भुला नहीं पाता है, या मन ही मन वन साइडेड प्रेम करता रहता है, खुल करके कुछ नहीं बोल पाता है। सीवियर कंडीशन जब बन जाती है, सीवियरिटी जब इन्वॉल्व हो जाती है, जब राहु जैसा ग्रह, मंगल जैसा ग्रह, जब ये दो ग्रह क्रूशियल रोल अदा करते हैं, तो व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अलावा पेड सेक्स की तरफ भी चला जाता है। परंतु ऐसी कंडीशन में शुक्र का निहायत खराब होना बहुत जरूरी है।
अब इससे एक बड़ा काम का सूत्र निकला है, बड़ा प्यारा सूत्र निकला है कि ऐसे मामलों में शुक्र खामखाई बदनाम है। जितना व्यक्ति का या स्त्री का शुक्र उत्तम कोटि का होगा, वो व्यक्ति इन चक्रों में नहीं पड़ेगा। उसके साथ ऐसा क्या लॉजिक है? क्योंकि सिंपल लॉजिक ये है, जैसे जैसे शुक्र मजबूत होता है उसकी चॉइस का स्तर ऊपर होता चला जाता है, उसकी चॉइस ऊपर हो जाती है। जैसे लक्ष्मी केवल नारायण का वर्ण ही करती हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण का ही वर्ण करती है, वो का पुरुष का वर्ण नहीं करती। यानी कि कमजोर पुरुष के साथ लक्ष्मी नहीं आती। लक्ष्मी हमेशा सामर्थ्यवान पुरुष का ही वर्ण करती है। अब शुक्र कौन है? लक्ष्मी। और लक्ष्मी जी का सूत्र कि जहां नारायण रहेंगे वहीं लक्ष्मी रहेंगी, यानी शुक्र वहीं रहेंगे जहां नारायण हो। यानी कि जिस व्यक्ति का शुक्र, अगर स्त्री का शुक्र प्रभावशाली है तो जीवन साथी के रूप में नारायण को ढूंढेगी। अब ये नारायण कौन होंगे? पुरुषों में नारायण कौन होते हैं? हमने सुना ना, नर से नारायण, स्त्री से लक्ष्मी, नारी से लक्ष्मी। तो पुरुषों में नारायण कौन? वो व्यक्ति जो पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाता हो, स्त्री की रक्षा करने में सक्षम हो और स्त्री को हर प्रकार से सुख देने में सक्षम हो। ये सुख में मेटेरियलिस्टिक सुख भी इन्वॉल्व है, यानी रुपया पैसा, लग्जरी, अच्छे वस्त्र, अच्छा भोजन, ये सब कुछ देने में सक्षम हो, ऐसे पुरुष का वर्ण नारी करती है। परंतु जो पुरुष कई परिवारों का भरण पोषण करने में सक्षम हो, जो पुरुष कई परिवारों का भरण पोषण करने में सक्षम हो, वो नारायण होता है, उसका वर्ण लक्ष्मी करता है। अर्थात जिस महिला का शुक्र अच्छा होगा वो ऐसे पुरुष को पसंद करेगी जो करोड़ों में खिलता हो, वो किसी गरीब कमजोर के चक्कर में नहीं पड़ेगी। तो इसलिए ध्यान रखना, अगर कोई लड़की कहती है मुझे गरीब से मोहब्बत हो गई और मैं झोपड़ी में रह लूंगी, तो समझ लेना उसका शुक्र खराब है। ये जो फिल्मी डायलॉग है ना बॉलीवुड का, है कि मैं करोड़ों की जमीन को और महल को मैं लात पे रखती हूँ, नाखून की नोक पे रखती हूँ, समझ लेना ये हीरोइन का शुक्र खराब चल रहा है। तो आप फिल्में देखा करो तो समझ जाया करो ये हीरो की डायलॉग डिलीवरी में कौन सा ग्रह स्ट्रॉन्ग चल रहा है और हीरोइन जो बोलना चाह रही है उसका कौन सा ग्रह कमजोर चल रहा है? जो करोड़ों की जमीन जायदाद को ठोकर मार करके हीरो कहता है मैं छोड़ के जा रहा हूँ घर, तो समझ लेना राहु की दशा चल रही है, खराब चल रहा है मामला। राहु की दशा ने दिमाग खराब कर दिया है, इसलिए करोड़ों की मामला छोड़ करके चल दिया है। तो आपको ये ग्रहों के नेचर को समझना पड़ेगा। तो सबसे ऊंचे लेवल पे सिलेक्शन जो लोग करते हैं वो ना तो सीक्रेट अफेयर में चलते हैं ना एक्स्ट्रा मैरिटल चक्कर में पड़ते। पर क्या उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होता? बिल्कुल होता है, परंतु वो बहुत जल्दी डिसाइसिव होकर के डिसीजन ले जाते हैं। यानी वो लंबे समय तक अपने जीवन साथी को अंधकार में नहीं रखते, वो तुरंत कह देते हैं कि तेरी मेरी नहीं बनेगी, अब तू अपने घर मैं अपने घर, और मैं तो दूसरे के साथ शादी करने जा रहा हूं, और ये मैटर है और ये चीज। मतलब वो छिपाव वाली राजनीति नहीं करते। छिपाव वाली राजनीति
वो व्यक्ति करता है जिसमें बुध और राहु ग्रह की प्रधानता होती है। हमेशा ध्यान, बुध और राहु की प्रधानता होती है। बुध चालाकी देता है और राहु उसको ये समझाता है कि तेरी चालाकियां हमेशा कामयाब रहेगी, तेरे को कोई नहीं पकड़ सकता। और वो काफी हद तक कामयाब भी रहता है, मतलब वो कई काफी लंबे समय तक ये लोग पकड़ में नहीं आते। अब इनका भेद कौन खोलता है? ये चीजें देखो खुलती जरूर है। कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छुपता। मुश्क होती है खुशबू, कि आप खुशबू लगा के चले जाओ और फिर सोचो किसी दूसरे को नहीं पता चलेगा, ये चीज नहीं हो सकती है। इश्क और मुश्क जो है छिपाए नहीं छिप। तो क्या करना, कौन भेद खोलता है इसका? कृष्ण जी लिख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर। ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह ही इसका भेद खोल देता है। यानी कि जब बुध खराब होता है, जब वो बुध ग्रह खराब अवस्था में आता है या खराब इक्वेशन में आता है, तो सारा भेद स्वयं जो है बुध ही खोल देता है, उसका पर्दाफाश खुद ही कर देता है। इसलिए अक्सर ये चीजें जब ओपन होती हैं, तो या तो बुध की दशा चलेगी, या राहु की दशा चलेगी, या छठे भाव की दशा चलेगी, या अष्टम भाव की दशा चलेगी। छठे भाव की दशा, आठवें भाव की दशा, बुध की दशा, राहु की दशा, इन दशाओं में अक्सर आदमी फंस सकता है। तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, ठीक है। और कौन सा चैप्टर है भाई? इससे ज्यादा तो क्या करवाएं। हाँ ये गुरु तो जी, ये सब D1 में देखना है ना? है। ये सब D1 चार्ट में देखना है या नवमांश में देखना है? ना ना, D1 इष्ट देवता कैसे निकाल? सारे स्टेप होने चाहिए तभी माना जाएगा। है जी। ये सारे स्टेप होंगे तभी माना जाएगा। हाँ, जितने ज्यादा हो जाए उतने बढ़िया। अच्छा सर अभी हाँ एक हेतु जी, गुरुजी रेमेडीज कराएंगे क्या? हैंड जैसे हैंड हाँ, रेज मैं भी वही कीजिए, कर रहा हूँ। हैंड रेज रेमेडी कीजिए, ऐसे तो खिचड़ी पक गई। रेमेडीज के बारे में बताइए सर। देखिए, रेमेडीज तो मैं साथ के साथ हमेशा करवाता रहता हूँ। जब भी आप मेरे किसी भी कोर्स को बड़े ध्यान से समझेंगे तो रेमेडी उसी के अंदर इंक्लूड होती है। पर अगर चाहते हैं कि मैं 4 रेमेडीज की बता दूं, 5 रेमेडीज की बता दूं, तो निराशा हाथ लगेगी। क्योंकि जो रेमेडीज के नाम पर जो कोर्स चलता है लाल किताब में, तो उसमें भी रेमेडीज पूरी नहीं बताता हूँ। क्योंकि मेरी रेमेडीज बहुत सिलेक्टेड रेमेडीज होती हैं, बहुत लॉजिकल और टेक्निकल होती हैं। और वैसे तो रेमेडीज के लिए जोन सी मर्जी किताब उठा के देख लो, भरे पड़ी है किताबें रेमेडीज के नाम की। पर रेमेडीज पे मेरा अपना ये मानना है, इस पर भी एक इस पर भी एक रिसर्च होनी चाहिए कि कौन सी रेमेडीज कितना काम करती है, कितनी नहीं करनी करती है। तो जितना का मुझे अनुभव है मैं सिर्फ वही बताता हूँ ना। और इसमें रेमेडीज सिंपल ग्रहों की रेमेडीज हैं, मंत्र मणि औषधि दान और कर्म। ये मेरी फिलॉसफी रही है लाल किताब में भी, और यही मेरी फिलॉसफी है वैदिक में भी, कि आप मंत्र का जाप करें, रतन धारण करें, दान करें, पुण्य करें, अच्छे कर्म करें, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशंस करें। औषधि का मतलब प्रिकॉशंस लें। अगर आपके चार्ट में कोई चीज गड़बड़ है तो भाई वो काम मत करें। यानी कि किसी का मंगल अगर कमजोर है और वो फिर भी पंगे ले रहा है, तो अपने रिस्क पे ले। है पिटाई कुटाई सब कुछ पॉसिबल है। तो अब ये प्रिकॉशंस हैं, इसे ही औषधि कहा है। हाँ हेतु जी। नमस्ते सर। राधे नमस्ते। राधे। सर जैसे आपने बताया कि मंगल अगर बद होगा या पीड़ित होगा तो इस तरह के केसेस ज्यादा होते हैं, तो हमें मंगल की भी रेमेडीज इसमें साथ में करनी पड़ेगी। चंद्रमा पहली चीज हेतु जी, आप समझे ही नहीं। पहले अपन मंगल के पास क्यों जाएंगे?
अच्छा, पहले वहां पे जाएंगे जो उसका ओरिजिन स्थान है, ठीक है। इसका चंद्रमा, मूल केंद्र बिंदु क्या है। मूल केंद्र बिंदु है हमारा मन। मन। हमारा जब मन डायरेक्शन लेस हो जाता है, हमारा मन को जब एक प्रॉपर दिशा नहीं मिलती है, या हम बहुत फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, या हम अपनी ईगो मसाज करने के चक्कर में होते हैं, ये चीजें बहुत गहरे स्तर के ऊपर घटित होती हैं। कभी कभी व्यक्ति अपने जीवन साथी से बदला लेने के लिए भी इन चक्करों में पड़ जाता है। जब उसे बार बार अपने जीवन साथी से अपमानित होना पड़ता है, तो आदमी सोचता है लो भाई मैं भी दिखाऊं, देखो मैं किस खेत की मूली हूं। तो ये भी बड़ा चक्कर है। मान लीजिए उसकी वाइफ ने उसको बार बार करे, जा तुझे पूछता कौन है, जा तुझे पूछता कौन है, तुझे तो कोई 2 टके के भाव में ना पूछे। अब बंदे की ये चीजें ये कुंठा बन जाती है उसके दिमाग में, और उसको जब भी ऐसी हवा मिलती है वो उस चीज में भरपूर आगे बढ़ जाता है। क्योंकि वो तो दुखी है, उसको तो घर में क्या मिल रहा है, घर में तो उसको अपमान मिल रहा है, उसको वहां से रेस्पेक्ट नहीं मिल रही है। तो ये मात्र दिखाने के लिए देखो भाई हम भी कुछ होते हैं, वो गलती कर जाता है। सेम स्त्री के साथ भी होता है। जब उसे घर में रेस्पेक्ट नहीं मिलती है, या पति के द्वारा उन्हें अपमानित होना पड़ता है, तो कई बार वो भी गलत कदम उठा जाती। उनको भी लगता है कि ठीक है हम भी बताएं, देखो हम भी क्या होते, तुम तो हमारी वैल्यू 0 समझते हो, और हम तो देखो साहब हम भी, हमें भी चाहने वाले बहुत बैठे हैं मार्केट में। तो कई बार जो है ना ये चीज बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो मेन इसमें हम चंद्रमा को पीड़ित है तो सबसे पहले तो चंद्रमा का सबसे ही हम पहले चंद्रमा का इलाज करो हेतु जी। चंद्रमा मूल ओरिजिन है। मूल ओरिजिन, अगर हमारे मन में भटकाव नहीं है तो हम इन चक्रों में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। दूसरा, फिर हमें सूर्य को मजबूती देना बहुत जरूरी है। सूर्य हमारी आत्मा है, और आत्मा मजबूत हो जाएगी तो वो उसे बलाबल मिल जाएगा। ठीक है। और फिर तीसरे नंबर पे आता है ज्ञान, और ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, गुरु के द्वारा दिया गया शुद्ध ज्ञान। अगर व्यक्ति शुद्ध ज्ञान को ग्रहण करे, पर शुद्ध ज्ञान को ग्रहण करने से पहले भी 2 स्टेप। देखिए हमारा हिंदुस्तान संतों का, महात्माओं का, पीर फकीरों का देश रहा है। यहाँ एक से बढ़कर के एक विद्वान रहे हैं, और आज भी बड़े बड़े विद्वान हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं और बड़े ज्ञान की बात समझाते हैं। मन और आत्मा तृप्त हो जाती है उनका सत्संग सुन करके, उनके प्रवचन सुन करके। पर 100 लोग जाएंगे तो 90 लोग जाने के 2 घंटे बाद, कोई 5 घंटे बाद उसमें से वैसे ही हो जाते हैं जैसे एटमॉस्फेयर से वो आए होते हैं। 5-10 लोग होते हैं जो थोड़ा थोड़ा हिलते हैं कई दिनों तक उनकी बातें सुन करके। ऐसा क्यों? ज्योतिष ना एक लॉजिक है, हमेशा समझा करो ऐसा क्यों हुआ। कोई भी समाज में, परिवार में कोई घटना घट रही है तो हर बात पे पूछा करो भाई ऐसा क्यों, तो हमें लॉजिक निकालना आ जाएगा। ये इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ित तो चंद्रमा ही है लोगों का। कोई ग्रह सबसे ज्यादा मात्रा में कुंडलियों में अगर पीड़ित मिलेगा आपको, जैसे अगर आप 100 कुंडलियां देखें तो 100 कुंडलियों में कितनों का चंद्रमा पीड़ित मिलेगा, आप हैरान हो जाओगे। चंद्रमा पीड़ित वाले मोर देन 90% तक मिल सकते हैं आप। यही कारण है जब तक ज्ञान प्रवचन सुनते रहते हैं, जब तक बुद्धि सेट रहती है, और जैसे ही ज्ञान प्रवचन के दायरे से बाहर निकले फिर वैसा का वैसा। क्यों? चंद्रमा फिर उसको कहता है, अरे वो तो बाबा जी है ना, अरे वो तो पंडित जी है ना, वो तो उनका काम है, अपना काम थोड़ी है। अपन ऐसे थोड़ी बने, अपन तो विशेष है, तो विशेष आदमी को तो विशेष काम करना चाहिए। तो बस वो विशेष काम करने में लग जाता है, वरना विशेष में है क्या। अगर हम वैराग्य भाव से देखें, अगर वैराग्य भाव से देखें तो हमारा शरीर
केवल मांस का एक लोथड़ा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। उसके बावजूद इसमें आसक्ति का हो जाना, और उस आसक्ति के चक्कर में हम धर्म को त्याग बैठे, हम स्वर्ग और नरक की कल्पना भी छोड़ बैठे, हम अपने धर्म का निर्वहन छोड़ दें, हम अपने परिवार का निर्वहन छोड़ दें, और आदमी अपनी मौत तक को भी गले लगा ले। मतलब ये चीज इस लेवल मुकाम तक पहुंच जाती है। तो ये चंद्र ही तो है जो ये गेम घुमा देता है इतना बड़ा। तो बिल्कुल सर। चंद्र को बैलेंस करने का प्रयास बहुत जरूरी है। सर स्पोर्ट्स में आप हमें थोड़ा एक दिन लेकर कुछ पीडीएफ बनवा के या कुछ बताएंगे सर, चंद्रमा शुक्र कैसे मजबूत करें कुछ आप, या फिर सर कोई वीडियो वगैरह यूट्यूब से आपकी? हेतु जी, आकस्मिक रूप से जो वार्तालाप से जो मेरे अंदर से निकल जाएगा ना, वैसा आपको अद्भुत कहीं नहीं मिलेगा। और हाँ अगर जी सर। स्पेशल पीडीएफ बनवाने के चक्कर में पड़ेंगे तो ना तो पीडीएफ बनेगी और ना बात बनेगी। नहीं सर, आप हमें बस ऐसी एक दिन आप क्लास। बनाइए, आप बनाइए पीडीएफ वगैरह बनाइए। नहीं देखिए सर, मैं बता रहे हैं। मैं अगर लिखने में इतना रोज लिखने वाला व्यक्ति होता तो अब तक मार्केट में 20-25 बुक्स होती मेरी, पर निकली है एक। और 3 साल के भरसक प्रयास के बाद एक निकली, वो भी बेसिक। उसके बाद 2021 में मेरी बुक आई थी, अब 2023 का एंड आने को हो गया तो दूसरी नहीं आई। तो सोच लीजिए कैसे पीडीएफ लिखता हूं मैं। तो लिखने वाला जो मामला जो है ना, बड़ा गड़बड़ है मेरा। मुझे बोल करके ही बताने में ज्यादा मजा आता सर लास्ट में एक क्लास लगा लीजिएगा, थोड़े जो पीड़ित ग्रह होते हैं ना उनकी थोड़ी सी उपाय, रेमेडी, मंत्र, उपवास। है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलते रहते, ध्यान पूर्वक देखोगे तो एक सब क्वेश्चन पूछना था इसी में ही आपने। रहता है। आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का तो बता दिया, लेकिन जो अपोजिट सेक्स से बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं होता, गे लोग जो होते हैं, वैसे सर उसको हम किस तरह से देखेंगे? सिंपल सी बात है, ये भोग भोग का कारक ग्रह कौन है? शुक्र। भोग का कारक ग्रह शुक्र है। यानी कि भोग किसको प्राप्त होगा? कारक ग्रह का मतलब ही करवा रहा है, ना ना ना। भोग किसको प्राप्त होगा? इस संसार में कौन स्त्री या पुरुष है जिसको भोग प्राप्त होगा? वो व्यक्ति जिसका शुक्र ठीक होगा उसे भोग प्राप्त होगा। पर यहां पर भी टर्म्स एंड कंडीशन, ये तो अधूरा सत्य है कि केवल शुक्र अगर अच्छा होगा तो भोग प्राप्त होगा। भोग को भोगने के लिए भोग को भोगने के लिए चंद्र और मंगल की मदद चाहिए। यानी चंद्र और मंगल साथ ना दें तो व्यक्ति भोग भोग नहीं सकता। आसक्ति कौन पैदा करेगा? आसक्ति तो शुक्र पैदा करता है। हर पुरुष या हर स्त्री अपने लेवल से, फिर मैं बात करूं, अपने लेवल से ज्यादा शुक्र वाले की तरफ आकर्षित होता है। यानी कि जिस लेवल का आपका शुक्र है उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल वाले के प्रति आसक्ति लेता है। अब अगर हम इसको एक लैंग्वेज में कहीं भी, शुक्र कमजोर है उसकी आसक्ति ऐसे ऐसे से होगी ना, ये तो बात गलत है। अब जो बेचारे कमजोर लोग हैं, जिनके पास भोग विलास की चीजें नहीं है, गरीब लोग है, गरीब तबका है, क्या उनके पास भोग अवेलेबल नहीं है? उनके पास है, अवेलेबल है, पर कौन सा? शारीरिक सुख। वो शारीरिक सुख बल्कि उनके लिए मनोरंजन का साधन ही यही, शारीरिक सुख। पर शुक्र तो ना उनका कमजोर है, इसलिए उनके पास लग्जरी की चीजें नहीं है। तो वो अपने शुक्र के कंपैरिजन में दूसरे के शुक्र को देख रहे हैं यहां पर जब ये भोग का ग्रह शुक्र और भोग को हवा देने वाला ग्रह चंद्र बिल्कुल
खत्म बराबर हो जाते हैं कुंडली के अंदर, यानी शुक्र बहुत कमजोर अवस्था में हो जाए और चंद्रमा भी बहुत कमजोर अवस्था में हो जाए। जैसे चंद्रमा शनि के साथ हो, चंद्रमा केतु के साथ हो, चंद्रमा सूरज के साथ हो। जैसे सूर्य चंद्रमा का कॉम्बिनेशन अमावस्या दोष बना देता है, शनि चंद्रमा का दोष विष दोष बना देता है, चंद्र केतु का दोष ये ग्रहण दोष बना देता है। ऐसी कुंडलियों में अगर शुक्र साथ ना दे बिल्कुल भी, तो इन लोगों में बड़ा भारी वैराग्य आ जाता है। और इस वैराग्य में सबसे बड़ा सपोर्ट जो करता है वो शनि ग्रह करता है। शनि वैरागी ग्रह। पॉइंट समझे कि अगर शुक्र बिल्कुल सपोर्ट ना करे, चंद्रमा बुरी तरीके से पीड़ित हो जाए। देखो बिल्कुल उल्टा है, चंद्रमा पीड़ित है और शुक्र ने साथ दे दिया तो व्यक्ति पथ भ्रष्ट हो जाएगा, फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों में घुस जाएगा। मैंने अब कराया था ना, सबसे पहले देखो चंद्रमा पीड़ित है कि नहीं है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल चक्कर में घुस गया। अगर शुक्र ने बिल्कुल भी हवा नहीं दी तो व्यक्ति के अंदर वैराग्य भाव जागेगा। ऐसे में अगर शनि मदद कर दे, शनि का वैराग्य, शनि जैसे लगन पे हो, शनि नवम में हो, शनि की दृष्टि सप्तम पे हो या सप्तमेश पर हो, शनि लगन पे हो, शनि नवम पे हो, शनि की दृष्टि सप्तम पे हो या शनि की दृष्टि सप्तमेश पर हो, और ऐसे में वैराग्य जाग जाए तो उसमें विरक्ति भाव आ जाता है। विरक्ति भाव का मात्र मतलब यह कि वो शादीशुदी नहीं करवाना चाहता, वो शादी विवाह नहीं करवाना चाहता। पर क्या व्यक्ति सन्यासी हो जाएगा? इसके लिए फिर केतु का अध्ययन करना पड़ेगा कि केतु ग्रह व्यक्ति को सन्यासी बना देता है। सन्यासी मतलब बाल बूल त्याग दिए, अपना झोला उठाया, घर बार छोड़ के, रिश्तेदार नाते छोड़ करके चल दिया। तो जितने भी ऋषि महात्मा या ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य को जो अपना लेते हैं, उनका हम ये वाले सूत्र लगाएंगे। ब्रह्मचारी अलग चीज है केतु जी। ठीक है सर। ब्रह्मचारी जो होंगे या ध्यानी लोग होंगे, ध्यान से समझना, ब्रह्मचारी, ध्यानी और योगी, तीन कैटेगरी समझ लेना आप। ब्रह्मचारी, ध्यानी और योगी, इसमें मंगल का मजबूत होना बहुत जरूरी है। ब्रह्मचारी, ध्यानी और योगी, इनमें क्योंकि बिना मंगल के शक्तिशाली हुए ब्रह्मचर्य परिपक्व नहीं होता। जैसे महात्मा बुद्ध, आदि गुरु शंकराचार्य, अगर आप इनके चार्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा दोनों का ही मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग था। स्वामी विवेकानंद, क्योंकि देखिए जब हम योगिक प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान की प्रैक्टिस करते हैं, और या कोई उपवास लेते हैं, कोई साधना करते हैं लंबे लंबे, तो उसके लिए शरीर का टिकना, शरीर का ताकत होना बहुत जरूरी है। इसलिए साधना जो होता है ये जवानी का खेल है, बुढ़ापे का। हमारे समाज में एक बड़ा मिथ है कि बुढ़ापा आएगा तो माला जपेंगे। हमारे गुरुजी कहा करते थे माला आएगा, बुढ़ापा आएगा तो हाथ में ये सब गोल हाथ में आ जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं हाथ में लगना, माला मूला तो छूट जाएगी। तो अगर तुम्हें साधनाएं करनी है, साधनाओं का अनुभव करना है, देवी देवताओं के साथ कनेक्शन स्थापित करना है, या एनर्जी के खेल को समझना है, तो ये सब जवानी के काम। तो मंगल का स्ट्रॉन्ग, इसलिए जिनका मंगल कमजोर होता है वो साधनाएं नहीं कर पाते हैं, बहुत जल्दी साधनाओं से घबरा जाते हैं, इसलिए वो योगा नहीं कर पाते हैं, योगिक क्रियाओं में नहीं घुस जाते हैं। तो इसलिए वो अगर उनको प्राणायाम भी करना पड़ गया तो थोड़े दिन करेंगे फिर छोड़ देंगे।
जिम में भेजोगे तो जिम छोड़ के भाग जाएंगे। मतलब उनको फिजिकल एक्टिविटीज या अपने शरीर के साथ किसी प्रकार का अनुशासन पसंद नहीं होता, इसलिए वो बड़े आराम पसंद होते हैं। या जिनका शुक्र बहुत स्ट्रांग होता है वो भी बड़े आराम पसंद होते हैं, उनको भी ये सब चीजें पसंद नहीं होती हैं, ये योगा होगा ये सब चीजें पसंद नहीं होती उनको। तो म्यूजिक के साथ थोड़े से डांस डूंस कर लिया, डांस थेरेपी कर ली, वो ज्यादा बेटर है, बाकी बस की खेल नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगला और क्या चैप्टर है? अच्छा, बहुत अच्छा। उस डायरेक्शन ऑफ मैरिज और करा दीजिए आज। डायरेक्शन और मैरिज? डायरेक्शन ऑफ मैरिज, हाँ, किस अरे दिशा से भैया शादी फिर है? जिनकी शादी नहीं हुई वो उसी डायरेक्शन की तरफ मुंह उठा उठा के देखेंगे। सिंपल सी बात है। सप्तम भाव का स्वामी दो तरीके हो सकते हैं। एक है बहुत सिंपल तरीका जो हमारी पुरानी पुस्तकों में लिखा हुआ है, बहुत सिंपल लिखा हुआ है। सप्तम भाव का जो स्वामी ग्रह होगा उस ग्रह की डायरेक्शन ही उसके विवाह जीवन साथी की डायरेक्शन होगी। पर यह सूत्र केवल 70% ही एप्लीकेबल है। तो क्या किया जाना चाहिए? उपपद लगन, यानी उपपद लगन का लगना लॉर्ड जो बनेगा उस ग्रह की दिशा उसके जीवन साथी की दिशा हो, यानी शादी उस दिशा से हो। ये उपपद लगन का जो भी स्वामी है जो अपने चार्ट में जहां बैठा है वहां की डायरेक्शन। बैठे की नहीं, जो ग्रह है। अब हाँ हाँ। इसमें एक चीज ये हो सकती है कि अगर वो किसी अन्य ग्रह के साथ बैठा है और हम्म जो दूसरा ग्रह उससे अगर स्ट्रॉन्ग पड़ गया वहां पर, तो हो हम्म सकता है वो दूसरा ग्रह दिशा दे दे, खुद ना दे पाए। यानी अगर जैसे लगना लॉर्ड, वो पद लगन का लगना लॉर्ड अगर थोड़ा कमजोर है, जिसके साथ वो बैठा है, वो बैठने वाला ग्रह अगर स्ट्रोंग आ गया तो हो सकता है कि वो अपनी दिशा में ना दे, परंतु दूसरा ग्रह अपनी दिशा में शादी करवा दे। इसकी जैसे पॉसिबिलिटीज भी बनती है। सर जैसे प्लैनेट की डायरेक्शन का मतलब जैसे जुपिटर का नॉर्थ ईस्ट होता है, ये मतलब है सर? यही जी, यही पूर्व दिशा का हम्म, स्वामी सूर्य कौन? सूर्य पूर्व दिशा, चंद्रमा नॉर्थ वेस्ट, हम्म, नॉर्थ मरकरी, वो जो दिशाएं आपको पता ही हैं, हाँ शनि जी सर। वेस्ट, मंगल हम्म। साउथ। साउथ ऑफ सर लड़की के बर्थ के चार्ट से मतलब साउथ को कहाँ से? साउथ से बर्थ प्लेस से। बर्थ प्लेस। और कोई क्वेश्चन अमन? ये तो एक ही लाइन में पूरा हो गया, और बताओ। सर एक इष्ट चीज देव कहाँ पूछनी से थी लेते नरेश। सब कौन लेके आएगा ये? हाँ नरेश जी बताइए। गुरुजी? मतलब ये सर आपने जैसे बताया कि जो स्टेप वाइज बताया उसमें मंगल अगर बद होगा तो वो परिणाम आएंगे, लास्ट में मंगल को भी देखना है जिसको हम बद देखेंगे, राइट? मंगल मतलब खराब परिणाम, चांसेस बढ़ा देता है नरेश जी, मंगल मतलब वो चांसेस बढ़ा देता है। खराब होगा तो या स्ट्रांग होगा तो? खराब होने पर चांसेस बढ़ा देता है। खराब होने पे। और दूसरा चीज मुझे ये समझना था कि अगर मेल का चार्ट देखते हैं हम लोग तो उसमें हम लोग शुक्र का पीड़ित होना देखेंगे, और फीमेल का देखना है तो चंद्र और गुरु को देखेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली। और मेल के चार्ट में चंद्र देखना है या फिर उसे नहीं देखना है? चंद्र वैसे सभी के मामले में अपना रोल अदा करता है, वो कॉमन है, इसलिए मैंने कहा वो ओके, ओरिजिन पॉइंट है, वो फर्स्ट स्टेप है। ठीक है सर। ओके, जैसे थैंक यू किसी सर। का चंद्रमा अगर उच्च का हो जाए, अब उच्च का हो गया ये उतना ही खतरनाक क्योंकि ये बहुत पावरफुल हो गया। अब इसको बड़ा सेव करके रखना चाहिए। बाई चांस किसी भी पापी ग्रह ने इसके साथ संबंध बना लिया उसके चंद्रमा के साथ, ये व्यक्ति फिर नहीं मानेगा। किसी के, वो कहते हैं ना, किसी के बाप की नहीं सुनता, तो वो वाली कहानी हो जाएगी। तो कभी भी ये गलती नहीं खानी चाहिए कि साहब चंद्रमा तो बहुत उच्च का हो गया, कि वृष राशि का चंद्रमा बैठा है या अपनी ही राशि में बैठ गया,
बैठ जाओ, ये जब अच्छे हैं जब ये किसी पाप ग्रह के चक्कर में नहीं फंसे पड़े। अगर गलती से किसी पाप ग्रह की दृष्टि भी पड़ गई इसमें तो सारा गुड़ गोबर कर देगा। तो इसीलिए कहा जाता है ना तो नीच का चंद्रमा अच्छा ना उच्च का चंद्रमा अच्छा। चंद्रमा में ये सूत्र हमेशा याद रखो, ना नीच का अच्छा ना उच्च का अच्छा। और उच्च में 90% से ज्यादा चांस है कि कोई ना कोई ग्रह उसको डेंट मार। ये बड़ी दिक्कत वाली बात है चंद्रमा के साथ, कोई ना कोई उसे फंसा लो। सर अगर सर, मंगल ज्यादा बद हुआ तो कुंडली में उसमें साहस कम ज्यादातर आएगा ना? कुंडली ऐसी होता है, नहीं या तो नहीं 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 चंद्रमा राहु नरेश के जी, साथ मंगल बद आएगा। आप ये देखिए साहस किसमें ज्यादा होगा, जो अपना घर फूंक के तमाशा देखने की ताकत रखता हो। क्या ये बात किसी को नहीं पता कि ऐसा करने से कानून क्या कहता है, मेरा समाज क्या कहता है, मेरा परिवार क्या कहता है? क्या मुझे फूल मालाओं से सुशोभित किया जाएगा ऐसा कार्य करने से? हर आदमी जानता है ऐसा नहीं, इसीलिए डरता भी है, भय भी खाता है, पर करता भी है। और मंगल बद की क्या फितरत बताई कि साहब मंगल बद क्रोध में, ईगो में आने के बाद अपना घर बिगाड़ते देर नहीं लगती। यानी कि उनका चाहे घर बर्बाद हो जाओ, चाहे स्वयं बर्बाद हो जाओ, जो बात उनके दिमाग में ठसक गई, घुस गई, वो उसी को पूरा करने में लग जाएंगे। मैंने जैसे कहा कि जैसे उसके जीवन साथी ने उसको अपमानित कर दिया, मान लो, कह दे जा भाई तू तो बदसूरत है, तू बेकार है, तू नकारा है, निकम्मा है। अब उसको ईगो हर्ट हो गई, अब वो उस ईगो को मसाज करने के लिए सब करने तुल जाए, जबकि उसको पता है कि अगर मैं ये करूंगा तो ये गलत है, ये आध्यात्मिक रूप से भी गलत है, ये हर तरीके से ये गलत है, पर वो फिर भी उस चीज के पीछे लग जाए। ये मंगल अच्छा होगा तो वो डिसिप्लिन में ज्यादा रहेगा, इसका मतलब यस सर यस, ये। पहली बात तो जिसका मंगल अच्छा होगा ना वो अपनी एनर्जी को चैनलाइज करके रखता है। वो खेलेगा, एग्जैक्टली यस। दौड़ेगा, भागेगा या जिम्मेवारियां ज्यादा उठा लेगा, सुबह से शाम तक उसके बाद फुर्सत ही नहीं होगी। वो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके बैठा रहेगा कि उसके बाद फालतू चीजों के लिए ध्यान में, मतलब दिमाग में ही नहीं होगा। वो सुबह से शाम तक बिजी आदमी है, और वो कहाँ इन चक्करों में पड़ेगा, वो इन चक्करों में नहीं पड़ता है। मंगल बद सिर्फ अपने घर परिवार को दिखाने के लिए कि देख लो साहब, हम जिसको तुम बेवकूफ बताते थे, जिसको तुम नकारा निकम्मा बताते थे, आज देख लो तुम, हमने भी क्या गुल खिला दी। तो वो चक्कर है। हमें ना ग्रहों से जो मानसिकता प्राप्त हो रही है, उस मानसिकता को अगर हम बड़े अच्छे ढंग से विश्लेषण करने में कामयाब हो जाएं तो ये सब चीजें पता लगाना बहुत इजी हो जाता है। अंदर की मनोवृत्तियों को पता लगाना आसान हो जाता है। और ऐसी मनोवृत्तियां पता लगाना मुश्किल नहीं है, पर समस्या जब आती है जब खुद ज्योतिषाचार्य की मनोवृत्तियां खराब हो। उससे अपने ऊपर कंट्रोल रखना, एक ज्योतिषाचार्य का साधनामय होना, ज्ञानमय होना अच्छा है, पर ज्ञानमय अकेला होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ज्ञान के साथ साधनामय होना बहुत जरूरी है उसे बैलेंस करने के लिए। ज्ञान, केवल ज्ञान जो है अहंकार का मार्ग है। केवल ज्ञान अहंकार का मार्ग है, पर जब साधना उसके साथ मिक्स हो जाती है तो उसको बैलेंस आ जाता है। ज्ञान और साधना से जो तप पैदा होता है, वो तप जो है उसको इतना शक्ति और सामर्थ्य देता है कि वो अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करने में सक्षम हो जाता है। तो कभी भी ऐसी जो होरोस्कोप होती है, इनको हंसी मजाक में, चुटेले अंदाज में, और कभी भी आपके सामने ऐसी होरोस्कोप आए, खबरदार किसी से भी ना कहें, अपने जीवन साथी के सामने भी ना कहें। ये उसकी सिक्रेसी रखना आपका परम कर्तव्य बनता है।
उसको सही रास्ते पे लाना भी आपका कर्तव्य है, पर उसको ये नहीं कि उसके बेचारे की आपने बखिया उधेड़ दी। मेरे पास कई क्लाइंट कहते हैं कि गुरुजी आपकी क्लास देखते हैं तो आप ये चीजें बड़ी जल्दी पकड़ जाते हो, पर आप हमें कुछ नहीं बताते हो। मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, मैंने कहा पूछते हो? जब तुम पूछते नहीं मैं क्यों बताऊं? मैंने कहा अगर मेरे आप वीडियो सुनोगे तो मैं हर क्लास में कहता हूँ, शादी के विषय में खास करके, जब तक सामने वाला ना पूछे तुम्हें कुछ भी दिखाई दे रहा हो तुम्हें नहीं बोलना। ये समझ लो ये हमारे गुरु जी का बताया हुआ सूत्र है, और मैं उस पर बिल्कुल उस पर स्टिक रहता हूँ, बिना मतलब ऐसे मामलों पे नहीं। और बातें मैं बता लूंगा, तुम्हारी कुंडली में ये योग भी है, वो योग भी है, वो कहेगा जी और कोई देख लो, तो मैं कह दूंगा हाँ हाँ ये वाला योग भी है। पर मैरिटल मामला, खास करके अफेयर से रिलेटेड मामले, ये सब चीजें के चक्कर में जब तक नहीं पढ़ना चाहिए, जब तक आपको उसकी आवश्यकता महसूस हो, जब तक नहीं करना चाहिए। केस आ जाए, केस स्टडी आ जाए, फिर बहुत ढंग से विश्लेषण करो और इतना सटीक करो कि एकदम कान पकड़ लो उसका, फिर वो हिल भी ना पाए। इस तरीके से करो, पूरे लॉजिक के साथ करो, तुम्हें कभी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आधे अधूरे ज्ञान के साथ अपने मन में कोई, दिमाग में कोई बात मत बिठाओ, किसी की छवि को ना अपने दिमाग में खराब करो, ना होने दो, और ना किसी और के सामने खराब करो। और जब तक आप में बहुत ज्यादा सक्षमता ना आ जाए ऐसे केस हैंडल करने की, कभी भूल के मत करो। हाँ सुनील जी। प्रणाम गुरुजी। समझो D1 चार्ट में चंद्र बहुत अच्छा है, चतुर्थ भाव में अकेला है, मगर D9 चार्ट में नवमांश में चंद्र सप्तम में शनि के साथ है। तो थोड़ा कमजोर हो गया सुनील, हाँ, तो उसमें क्योंकि अफेयर होने के चांसेस। नमांश, जब मैंने नमांशा कराया था तो आपको सूत्र लिखवाया था कि फाइनल रिजल्ट हमें नमांशा ही देगा। ग्रह की स्ट्रेंथ के बारे में फाइनल रिजल्ट हमें नमांशा ही देता है। तो केवल एक तरफा D1 चार्ट से ग्रह की स्ट्रेंथ का अंदाजा ना लगाया जाए। या तो भाई आप लाल किताब के अनुसार करते हो तो वो मामला अलग है, वहां से तो D1 ही पकड़ा जाए। पर अगर आप वैदिक ज्योतिष के अनुसार कर रहे हैं तो केवल D1 के अनुसार ना चलें। D9 में जब तक ग्रह की स्ट्रेंथ ना पकड़ लें, जब तक फाइनल कुछ भी ना समझे। तो चंद्रमा थोड़ा सा कमजोर है, ज्यादा कमजोर नहीं माना जाएगा, थोड़ा माना जाएगा, क्योंकि सप्तम में वहां पर जो शनि जो है, नमांशा के सप्तम में भी शनि खराब ज्यादा नहीं होता। अच्छा, ठीक। हाँ चारू जी। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी मैं एक चार्ट देख रही थी जिसमें वही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है लेकिन सूर्य ऊंच का है। तो जैसे आपने कहा सूर्य आत्म, बाकी ढंग सारे से पॉइंट्स हैं। ढंग से नहीं देखा होगा चारू जी। एक्स्ट्रा अच्छा मैरिटल अफेयर और सूर्य उच्च का आपस में दूर दूर तक संबंध ही नहीं है। ये अच्छा आपने गलत देख लिया। देखो केवल मेष राशि में उच्च, नवमांश में देखा आपने सूर्य की अच्छा हालत? नहीं नहीं, नवमांश में भी ऊंच का है, मैंने नवमांश में भी देखा है। हो ही नहीं सकता। मैं आप अभी डालो, आप अच्छा मैं पूरी डालती हूँ गुरुजी। जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, डालो, इतने साल का अनुभव है। मैं भी खुद ऐसा हैरान कैसे हो हूँ देख जाएगा? के। हाँ ना हाँ। ना ना ना, ये अच्छा हो ही गुरुजी, नहीं। ऋषि का एक्स्ट्रा सिद्धांत ही गलत 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 हो जाएगा। जिसकी आत्मा अच्छा गुरुजी, मजबूत एक्स्ट्रा है। मैरिटल अफेयर करके उसको डिक्लेयर करना। डिक्लेयर कोई नहीं करता है, फंस जाते हैं। डिक्लेयर करना मजबूरी हो जाती है। हाँ नहीं, पकड़े जाने के बाद कहते हैं ना कि हाँ मेरे को तो चलेगा, मैं तो कर ही रहा हूँ, तो मैं जो करना है कर लो। तो ये भी, इस तरह की चीजें भी हो सकती है। नहीं। देखिए अपने आप से डिक्लेयर कौन करता है? हाँ नहीं, पकड़े जाने पे कि भाई पकड़े, मुकरे ही ना। हाँ बस बस। मैंने क्या कहा, राजा जो होगा ना वो छुप छुप के खेल नहीं खेलता है। वो सीधा जो है ना, मान लीजिए राजा है, सूर्य तो राजा है भाई। हम्म। अगर वो कहीं गया, घूमने गया, फिरने गया, कहीं गया और उसको कोई अच्छा लगा, तो सीधा कहेगा मैं शादी करना चाहता हूँ, आओ भाई।
है, अपने सेक्रेटरी को कहेगा जाओ रानी साहिबा को कह दो थाल लेके खड़ी हो जाए, दूसरी शादी करके ला रहा हूँ। उसने नहीं डिक्लेयर हो, वो ठीक है, उसने जो कर दिया वो उसका डिसीजन है, सेल्फ डिसीजन है। पकड़े जाने में डिक्लेयर क्या करता है, वो तो हो ही गया डिक्लेयर। सही बात है। उसमें राजाई ताकत क्या काम करेगी। ठीक है गुरुजी। सूर्य देखना कहाँ पर कैसे है, नवमांशा में कैसा बैठा हुआ है, कैसा नहीं बैठा हुआ है, किसकी ग्रह की दृष्टि में बैठा हुआ है, किसी पाप कर्त्री के साथ तो नहीं बैठा हुआ है, मतलब पाप कर्त्री में तो नहीं है। जो जो टर्म्स एंड कंडीशंस किसी प्लेनेट के ऊपर लागू होती हैं वो लगा करके देखिएगा, आपको एक्चुअल स्ट्रेंथ पता चल जाए। दूसरी बात, जिसका सूर्य उच्च का होगा, ध्यान रखिएगा, वो अपनी जीवन में या तो उच्च पद अधिकारी होगा, पहचान नहीं है मैं बता रहा हूं, या तो उच्च पद अधिकारी होगा या समाज में कोई बहुत ही ईमानदार एक्टिविस्ट होगा जो समाज सुधारने के लिए निकला और बहुत पावरफुल होगा। उसकी भाषा बड़ी अथॉरिटी भाषा हो, बहुत सक्षम तरीके से बोलने वाला व्यक्ति होगा। जहां जाएगा, अरे सन तो हमारी मैग्नेट है, हमारी अंदर की मैग्नेट कौन है, हमारा सूरज। सूरज जहां होगा चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है। हमेशा एक सूत्र ध्यान रखो, अगर कोई कहे कि फलाने आदमी का सूरज बहुत अच्छा है, आप सूरज जहां थोड़ा सा भी उदयमान हो जाता है वहीं प्रकाश फैल जाता है। ऐसा ही वो इंसान होगा, रिश्तेदारों में जाएगा तो रिश्तेदारों के बीच में प्रकाश फैल जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे कोई लाइट आ गई, एकदम से लाइट आ गई कि कोई व्यक्ति क्या आ गया, कोई सूरज आ गया। हर आदमी उसी की तरफ भाग रहा है, हर आदमी उससे मिलने को बेकरार हो रहा है। तो पहली बात तो अगर कोई व्यक्ति सामान्य स्तर का है तो वैसे भी सूरज उसका पावरफुल वैसे ही नहीं, ये तो सिंपल सी बात है। एग्जॉल्टेड सन अगर 6th 8th 12th हाउस में हो तो नुकसान करेगा कि नहीं करेगा उस तो घरों वो के अंदर? करेगा या नहीं करेगा सुलेखा जी, वो तो बाद में पता चलेगा, कुंडली देख करके समझ में आएगा कि वो उसको क्या रोल मिला है क्या नहीं मिला है। एक लाइन में बताना मुश्किल, पर हाँ अगर उच्च का है और 6 8 12 में गया है तो उच्च का पूरा परिणाम नहीं देगा वो, नहीं। उसकी वैल्यू कमजोर पड़ गई है। गुरुजी एक चीज और पूछनी थी मुझे, पूछ लो। हाँ एक बताइए। गुरुजी पहले वाली क्लास का है, सेकंड मैरिज को लेके एक चीज पूछनी थी। जैसे आपने कहा था ना कि सेकंड मैरिज अगर हमें देखनी है तो हमें सेकंड हाउस को देखना चाहिए, चाहे तो नवांशा में देख लो, लग्न चार्ट में देख लो, या फिर आप उपद लगन में देख लो। तो अगर 7th हाउस हमारा लगन हो जाएगा तो हमारा यहाँ पे 8th हाउस हमारा 7th हाउस हो जाएगा, है ना? तो फिर अगर हमें सेकंड मैरिज को देखना है तो हमें 8th हाउस की लॉर्ड की पोजीशन देखनी होगी फिर चार्ट में। पहली बात तो आपने D1 में देख रहे हो कि D9? पहले अगर तो ये D1 में ही देखना है। D1 में देख रहे हो तो सेकंड हाउस को सेकंड मैरिज देखो। ठीक है, और 8th हाउस फिर 7th हाउस हो जाएगा, क्योंकि हमें अगर शादी पकड़नी है तो हमें उसको 7th हाउस के लॉर्ड पहली को भी तो देखना। कंफ्यूज मत होइए, पहली मैरिज 7th हाउस, सेकंड मैरिज सेकंड हाउस। अब जो सेकंड हाउस से 8 नंबर आगे गिनो, हाँ, 8th हाउस, 8 नंबर गिनेंगे आगे तो 9th हाउस आ जाएगा, 9th हाउस। तो तीसरी मैरिज 9th हाउस। अब चौथी मैरिज देखनी है तो 9th से 8th आगे गिनो तो 4th हाउस। ठीक, समझ गए, हाँ सिंपल जी, है। धन्यवाद। हाँ कृष्ण कुमार जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर ये अभी जो मल्टीपल रिलेशन की बात हो रही थी, इसमें सर तीसरे घर का क्या रोल है? अगर 7th लॉर्ड 3rd में चला जाए या 3rd 7th में आ जाए, कोई भी लगन हो सर। 7th का लॉर्ड अगर 3rd में जाएगा, ये केवल एक सूत्र से हम इसको नहीं देखेंगे। 7th का लॉर्ड जब भी 3rd जाएगा तो उसे कहेंगे अपने से नवम गया, और 9वें का कभी भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं होता। तो 7th का लॉर्ड जब भी 3rd में जाए तो ऐसा नहीं समझना। 7th का लॉर्ड 11वें भाव में चला जाए यानी अपने से 5वां, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए मैंने स्पेशल भाव लिखवाए। सप्तम का लॉर्ड 8वें में, सप्तम का लॉर्ड इसमें मैंने ये लिखवाया था 11वें में, सप्तम का लॉर्ड 12वें में, दूसरे में और छठे में, ये चांस बढ़ाता है।
बाकी और बिंदुओं को देखना जरूरी है। सर थर्ड का सेवेंथ में है, तो उसमें भी सर एप्लीकेबल नहीं होगा? ना, बिल्कुल नहीं, वो अपने से पंचम गया है। जी, शुक्रिया सर, थैंक यू। प्रमोद जी। सर ये उपद लगन का स्वामी जो भी बनेगा उस दिशा में शादी होगी क्या? हाँ जी, वो भी बिल्कुल देख सकते हैं। अच्छा अच्छा, बस यही देखना नहीं इसमें सर? हाँ हाँ, सिंपल सिंपल, मैं जब भी तो करता एक लाइन का था। और कौन सा बच गया, कोई प्रश्न? सर अभी तो रह रहा है कि रिश्ता कौन लेके आएगा, और रिश्ता एक आजकल कोई नहीं लेके आता। मैट्रिमोनियल्स वाले हो गए। और बताओ। सर योग और गुरुजी डाइवोर्स का, हैं? साला योग साली ननद इनका रोल क्या रहेगा मतलब शादी के अरे बाद? अमन यार भाई, इतनी बार तो इस पूरे कोर्स में बता दिया, साला जो है राहु होता है ना। घर में आला और घर में साला, ये है ना, बड़े खुराफाती हो जाते हैं। तो दीवार के अंदर कच्चा स्थान, कमजोर स्थान, यानी ऐसी दीवार जिसमें आला बना दिया जाए तो आला बनाने से दीवार कमजोर हो जाती थी, और कोई घर में साले को रख ले तो मामला गड़बड़ा जाता था। तो मेरे भाई, जो राहु होता है ये साले का रूप। अगर आपका राहु अच्छा है तो डेफिनेटली साले के साथ संबंध भी अच्छे रहेंगे और वो आपको सपोर्ट भी करेगा। और अगर राहु जिनका ठीक नहीं है तो साला उनके लिए दुखदाई भी हो सकता है। अब किसी ने पूछा कि ससुराल कौन से भाव से देखते हैं, जबकि ये सब चीजें मैं बता चुका हूं, पर आपके दिमाग में वो चीजें शायद याद नहीं कर पाए आप लोग। अगर शुरू से वीडियो देखेंगे तो सेकंड हाउस ससुराल होता है, दूसरा भाव ससुराल होता है। मैंने बड़े आराम से शुरुआत में लिखवाया था, पर आज ग्रुप में भेज दिया कि ससुराल से क्या होगा। ससुराल से संबंध भी मैंने बताया था। अगर सेकंड हाउस के अंदर पाप ग्रह होंगे तो ससुराल से संबंध अच्छा नहीं होता है। महिलाओं का विशेष करके देखना होता है, क्योंकि वो दूसरे घर में जा रही होती है, तो उनके लिए भाई थोड़ा देखने का ज्यादा बनता है कि, और हर माँ बाप चिंतित भी रहता है कि भाई बेटी को ससुराल कैसे मिलेगा। तो अगर लड़की के सेकंड हाउस में मंगल बैठा हो, शनि बैठा हो, राहु बैठा हो, केतु बैठा हो, नीच का चंद्रमा बैठा हो, नीच का कोई ग्रह बैठा हो, ये ससुराल के साथ संबंध खराब करवा सकता सर ये D1 चार्ट में ही है ना? है। D1 सेकंड हाउस। सेकंड हाउस। गुरुजी साली के कैसे देखेंगे? हैं? साली कैसे देखेंगे? साली साली बुध होती है भाई, साली बुध होती है, और बुध अगर खराब हो तो साली को फोन ना किया जाए तो उत्तम रहेगा। बुध ग्रह से साली देखते हैं, राहु साले को इंडिकेट करता है। प्रेम विवाह मैं करवा चुका हूँ, पूरा चैप्टर करवाया था, पूरा एक वीडियो कराया था प्रेम विवाह। लाइक इम्पोर्टेंसी और सेलिब्रेसी। सेलिब्रेसी जो होती है, ये अभी मैंने वैसे तो बता दिया, पर आपको अलग चाहिए तो छठा भाव जो होता है ब्रह्मचर्य का होता है, और मंगल ग्रह ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। तो सर जिसका लग्नेश मंगल हो और वो छठे में बैठा हो तो? नहीं, वो नहीं। छठे भाव में गुण होते हैं ब्रह्मचर्य के, यानी कि अगर छठा भाव चाहेगा तो ब्रह्मचर्य वो रख पाएगा, अदरवाइज नहीं रख पाएगा। मैंने एक अभी छठे भाव के ऊपर वर्कशॉप की थी, नहीं भी कि मतलब जिन लोगों ने हमारे छठे भाव पे नहीं की थी, मैंने वो वीडियो डाला हुआ छठे भाव के ऊपर, आप सभी जा करके देखिएगा कि वो छठे भाव को कैसे बलाबल मिलता है, उस पर मैंने समझाया है। अगर छठा ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएगा और विवाह के कारक ग्रह जैसे कि शुक्र, गुरु, ये चंद्र, ये अगर ग्रह बहुत अच्छा रोल नहीं निभा रहे तो व्यक्ति ब्रह्मचर्य की तरफ चल सकता है। मंगल अगर बहुत पावरफुल हो जाएगा तो व्यक्ति ब्रह्मचर्य को रख सकता है।
ब्रह्मचर्य बनने के लिए मंगल का स्ट्रोंग होना बहुत अनिवार्य है। बिना मंगल की मदद के ब्रह्मचर्य पॉसिबल नहीं। इसीलिए तो आपने देखा होगा जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हो हनुमान जी की पाठ पूजा करते हैं और वो पहलवानी करते हैं। पहलवानी करने से मंगल फुल्ली एक्टिवेट रहता है, मार्स फुल्ली एक्टिवेट रहता है। सर छठे घर में मंगल सवग्रही हो जाए सर, जैसे छठे घर में मंगल सवग्रही हो सवग्रही तो होता है, हाँ, फिर ये प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। पर यहाँ पर एक शर्त है कि शुक्र भी कमजोर होना चाहिए। अगर शुक्र भी स्ट्रांग है फिर ब्रह्मचर्य की बात नहीं। किसी भी रूप में शुक्र कमजोर मतलब स्ट्रांग है या चंद्र ठीक ठाक है तो मतलब फिर ब्रह्मचर्य वाली बात नहीं। हाँ, अगर शुक्र कमजोर पड़ गया तो फिर ब्रह्मचर्य की बात आ जाए। थैंक यू सर एक पॉइंट था, एक क्वेश्चन था मेरा कि अगर हम ये किसी पुरुष की कुंडली में कैसे देख सकते हैं कि किसी पुरुष का इम्पोर्टेंसी या स्पर्म काउंट कम है, जिससे कि उसको। बहुत आसान है अमित, सिंपल सी बात है। हाथ में बताऊं या कुंडली में बताऊं? कुंडली में सर, दोनों में बता दीजिए सर। दोनों बता दीजिए। हाथ वाला ज्यादा आसान है। अच्छा, ये आपने सबसे छोटी उंगली, सभी के सभी लोग अपनी छोटी उंगली पकड़ लो। ओके। उसके छोटी उंगली से नीचे हार्ट की लाइन जा रही है, ये हृदय रेखा होती जल्दी आना। हाँ है, सर। ठीक है, ये हृदय रेखा होती है। जहां से ये हार्ट की लाइन निकल रही है, मतलब बिल्कुल छोटी उंगली के नीचे, छोटी उंगली के नीचे एक विवाह रेखा बोलते हैं, वो होती है, उससे नीचे हार्ट की लाइन है। हार्ट की लाइन के नीचे ऐसे पुच्छल बनी होती है, पूंछ बनी होती है। मैं तो आपको स्क्रीन पे दिखा, 1 मिनट लगेगा। ये देखिए पॉइंट ए है, जहां से पॉइंट ए, जहां से आपकी ये रेखा शुरू हो रही है, यानी कि हार्ट लाइन आपकी शुरू हो रही है। ये सबसे छोटी उंगली, ये रेखाएं ऐसे छोटी छोटी रेखाएं निकलेंगी इसके किनारे पे से। मैं कई बता रहा हूं आपको। ये ऐसे ऐसे उछल सी एक बनी रहती है। वही रेखा जो है इस बात को इंडिकेट करती है, ये छोटी छोटी, कि व्यक्ति में संतानोत्पत्ति करने का सामर्थ्य है, स्त्री हो या पुरुष हो। सेकंड चीज, अंगूठा है, अंगूठे के ये जो अंतिम छोर सबसे बड़ी वो रहती है, इसमें आइलैंड बनते हैं, छोटे छोटे द्वीप बनते हैं। और ये द्वीप अगर अवेलेबल है और ये रेखा यहाँ से निकली हुई है तो समझ लेना उसमें इम्पोर्टेंसी नाम की चीज नहीं है। ये सबसे इजीएस्ट वे है। और चार्ट से गुरुजी? चार्ट से बल्कि लंबा पड़ेगा, इसमें शुक्र का कमजोर होना बहुत जरूरी है। सर मार्स और शुक्र एक साथ बैठ जाए अगर तो क्या मार्स और वीनस? नहीं, ये तो इम्पोर्टेंसी का योग नहीं है, नहीं हो सकता। ये तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का हो सकता है। ओके। हाँ, आसू जी। हाँ जी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी, सर अभी ना घर पे संत आए थे, उन्होंने एक सूत्र दिया था। बोले हाँ, सर वैचारिक मतभेद की वजह से डाइवोर्स हो रहा है। क्या हो गया? किसी का भी अगर वैचारिक मतभेद की वजह से डाइवोर्स हो रहा है, ठीक है। हाउस की डायरेक्शन में बैठे, जो उनकी 9th हाउस का डायरेक्शन है, हाँ वो लोग वहां बैठना शुरू कर दें, हाँ, तभी तो डाइवोर्स नहीं होगा। वो 100% कंफर्म थे। ठीक है, गुड, अपना के देखेंगे। हाँ जी, मेरे को ये था कि सर 9th हाउस की डायरेक्शन कौन सी मानी जाएगी? जो 9th हाउस की डायरेक्शन जुपिटर की डायरेक्शन होती है। वैसे तो अग्नि तत्व होता है यहाँ पर अगर उन्होंने वैदिक ज्योतिष के हिसाब से बताया तो जो 9th हाउस में जो राशि होगी और जो राशि का जो लॉर्ड होगा
हाँ जो जी। प्लेनेट उस ग्रह की दिशा के बारे में वो कह रहे हैं, अगर वो वैदिक ज्योतिष से बता रहे हैं तो। ओके सर, वो घर में फिर कहाँ पे काउंट करेंगे हम कि ये वाली डायरेक्शन है? जैसे कि मान लीजिए कर्क लगन है और कर्क लगन में नवम भाव का स्वामी गुरु बैठेगा, क्योंकि वहां पे मीन राशि फॉल करेगी। तो ठीक है गुरु सर। की जो डायरेक्शन कौन सी होगी? नॉर्थ ईस्ट। तो वो कहना चाह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में जा करके बैठ जाओ। हाँ, वो कह रहे थे कि चाहे चुप बैठे रहें, बातचीत करें ना करें, हाँ, अपने आप। लड़ने वाले मानते कहाँ हैं, चुप कहाँ बैठते हैं अगले। अगले कहते हैं मुंह तोड़ देंगे, तेरी शक्ल भी देख लेते हैं। शक्ल देखते उनमें एक्साइटमेंट आ जाती है। पर वो आधा घंटा बोल रहे हैं, आधा घंटा बैठेंगे तो कंफर्म है डिवोर्स रुक जाएगा। स्वर स्वर ज्ञान जो होता है ना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये रेमेडीज काम करे ना करे, स्वर योग बहुत काम करता है। समझ गए मैं आगे बात में? हाँ, बीवी जिस तरफ झगड़ा कर रही है तो उस तरफ जाके बैठ जाओ चंद्र स्वर चल रहा। बस उसको राइट साइड में मत खड़ा होने दो, है ना, फिर वो झगड़ा नहीं कर पाएगी। ये कभी बताऊंगा आपको। ठीक है सर, ऐसे सॉल्यूशन बताना। थैंक यू सर। चलिए, धन्यवाद आप लोग। धन्यवाद गुरुजी। नमस्कार सर।